सूरजपुर नाम के गांव में भारत सिंह और उसका परिवार रहता था। भारत सिंह की गांव में किराने की दुकान थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी सुरभि और छोटी बेटी अंशिका थी। सुरभि जितनी गुणी और समझदार थी, छोटी बेटी उतनी ही दिखने में सुंदर लेकिन स्वभाव से घमंडी थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था, जिस कारण आंशिक की अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक रोज बड़ी बहन सुरभि के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आता है। बड़े भले लोग हैं सुमित्रा, लड़का भी शरीफ है, कोई बुरी लत नहीं है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं तो कहता हूँ अपनी सुरभि के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ दिन बाद सुरभि की शादी राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। राजीव का नदी के किनारे एक कच्चा सा घर था। ऐसे ही कुछ समय बीता। अंशिका दिखने में सुंदर थी, इसलिए उसके लिए एक बड़े घर से अभिनव का रिश्ता आता है। अभिनव का एक बड़ा सा आलीशान 2 मंजिला घर उसी नदी के किनारे दूसरे किनारे पर बना हुआ था, जहाँ हर सुख सुविधा की चीज थी। लड़के वाले बड़े अमीर घर से हैं। वो तो अपनी अंशिका दिखने में सुंदर है, इसलिए इसकी किस्मत जाग गई। अभिनव का खुद का लकड़ी का व्यापार था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। कुछ दिनों में उनकी शादी हो जाती है और छोटी बहन अब उसे बड़े से आलीशान घर में ब्याह कर आ जाती है। शादी के अगले दिन वो अपनी बालकनी में खड़े होकर कॉफी का मग हाथ में लिए नदी का नजारा देखती है। अरे वाह, क्या व्यू है इस नदी का। लेकिन ये क्या, इस नदी की दूसरी ओर ये गरीबों की बस्तियां कितनी गंदी लग रही हैं। इस गंदगी ने तो पूरे व्यू का नाश मार दिया है। वैसे भूलो मत, तुम्हारी बड़ी बहन का घर भी वहीं है। कैसी बड़ी बहन है, मैं गरीबों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। अंशिका में पहले घमंड भरा हुआ था, लेकिन अमीर घर में शादी होने के बाद तो उसमें और भी ज्यादा घमंड आ जाता है। फिर एक रोज, अभिनव मुझे शॉपिंग के लिए शहर जाना है, तुम ऐसा करो अपनी स्टीमर बोट में मुझे नदी के उस ओर ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी स्टीमर बोट निकालता हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। अब वो जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब राजीव अपनी लकड़ी की बनी बोट से चप्पू चलाकर काम पर जा रहा होता है। दरअसल उन सभी को वो नदी पार करके ही दूसरी ओर जाना होता था, तभी वो कहीं और जा पाते थे। अपनी स्टीमर बोट में बैठी अंशिका अभिनव से कहती है, अभिनव यहाँ देखो, मुझे सेल्फी लेनी है तुम्हारे साथ। वो क्या है ना, मुझे सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि नदी किनारे हमारा कितना आलीशान घर है और हमारे पास ये स्टीम बोट भी है। तभी अंशिका की नजर राजीव पर जाती है, जो अपनी नाव लेकर जा रहा था। अरे जरा संभल कर राजीव जीजा जी, कहीं ऐसा ना हो ये चप्पू चलाते चलाते आपके हाथ ही घिस जाए। दूसरी तरफ नदी किनारे कपड़े धो रही सुरभि ये सब देख सुन रही थी। उसे बुरा लगता है कि कैसे उसकी छोटी बहन उसके पति की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद अंशिका प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात सुरभि को पता चलती है तो वो नदी के इस पार बोट में बैठकर उसको मुबारकबाद देने उसके घर आती है। बधाई हो बहन, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी बधाइयों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, अपनी ये गंदी चप्पलें और बदबूदार कपड़े लेकर मेरे घर मत आया करो। अब मुझे फिर से पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से। अंशिका उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। इतना घमंड भी अच्छा नहीं अंशिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। ये कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। अंशिका के मन में अब सुरभि के लिए और भी गुस्सा पनप जाता है। फिर अगले दिन, धन्नो इधर आ, चल आजा, आजा मैं तुझे नहला देती हूँ, तुझे गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ हाँ सुरभि बहन, आज तो हम भी अपनी भैंसवा को बड़ी देर तक नहलाएंगे, इतनी गर्मी जो है। अपनी बालकनी में खड़ी अंशिका अपने पति से कहती है, छी, इन गरीबों को देखो, इस नदी का क्या हाल कर डाला अभिनव। इसी में ही अपनी गाय भैंसे नहलाते हैं और वो देखो, वो उस गरीब इंसान ने कैसे गंदा कूड़ा नदी में फेंक दिया। इन गरीबों ने इस नदी का सारा व्यू ही खराब कर डाला है और इसीलिए अब नदी से बदबू भी आने लगी है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कल ही सरकारी कर्मचारियों से कहकर ये झोपड़ी और ये गंदगी यहाँ से हटवा देता हूँ। अगले दिन अभिनव कुछ सरकारी कर्मचारियों को बुलवाता है। देखिए यही लोग कितनी गंदगी फैला कर रखते हैं, आप इनके घर को हटा दीजिए, कम से कम फिर गंदगी तो नहीं होगी। वो सुरभि और कुछ गरीब लोगों के घर तोड़ कर चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे जी? तुम चिंता मत करो सुरभि, आज रात हम यही इस नाव पर रहेंगे और सुबह होते ही अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। ये कहकर राजीव सुरभि के साथ उस बोट में सारी रात बैठा रहा। अमीर बहन अपने घर से ये सब देखकर खुश होती रही। अगले दिन सुबह ही उन दोनों ने मिलकर एक झोपड़ी उस जगह बना ली और अब जैसे तैसे उसमें रहने लगे। अब पता चला कौन पछता रहा है। अंशिका अपनी बहन को सबक सिखाकर बड़ी खुश थी। ऐसे ही समय बीता और अब अंशिका को 9वां महीना लग गया। अंशिका, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तो हमें उनकी बेटी की शादी में जाना होगा। तुम तो जानते हो ना अभिनव, अभी मैं इस हालत में नहीं जा सकती। तुम माँ जी के साथ चले जाओ।
ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर अभिनव अपनी माँ के साथ अपनी स्टीम बोट लेकर निकल जाता है। अंशिका घर में ही रहती है। शाम को वो कमरे की बालकनी में खड़ी होकर नदी के उस पार अपनी बहन की झोपड़ी को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बालकनी में गिर जाती है। सुरभि उसे गिरते हुए देख लेती है। दीदी, सुरभि दीदी, राजीव जी, लगता है उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। उसके घर पर भी कोई नहीं है। हमें जल्दी से उसे नाव से अस्पताल लेकर जाना होगा। सुरभि और राजीव जल्दी से बोट लेकर उस ओर जाते हैं और अंशिका को नाव में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। मैं इसकी बहन हूँ, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। सुरभि उसे अपना खून दे देती है, जिससे अंशिका का ऑपरेशन हो जाता है और दोनों जच्चा बच्चा सही सलामत होते हैं। ये सब देखकर वो सब बड़े खुश होते हैं। 3 दिन बाद अंशिका बच्चे को लेकर घर आ जाती है। अब अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही अब अभिनव और अंशिका उन्हें एक बड़ा पक्का घर बनवाकर तोहफे के रूप में देते हैं, जिसमें सुरभि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। रंजीत, आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे? हर बार तुम यही कहते हो, अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। तुम जानते नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो हुआ है। यहाँ हर सुख सुविधा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घोट घोट कर जीते हैं। और क्या फायदा ऐसी सुख सुविधा का जहाँ हमारा दम घुटता हो। अपनी पत्नी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो उन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये नाज पीटा डीलर कहाँ ले आया हमें? अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उस ओर जाएंगे हम? अरे ऐसी लोकेशन ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा आपको, रिश्तेदारों में खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है। जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना तो सबके यहाँ पर्सनल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ भाई साहब, अब मत सोचिए और ले डालिए। अब डीलर और पत्नी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है और शहर के बीचों बीच बने अपने घर को किराए पर दे देता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरे बोट पर लोगों की भीड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो अब दूसरे रास्ते से चले जाओ। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा। अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। और कल सुबह टाइम से उठ जाना, तो शायद आपका बोट में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां? नदी के पास सब्जी मंडी का व्यापार खोलने का इरादा है क्या आपका? अरे मेरी माँ रोज कुश्ती लड़कर नाव में बैठकर बाजार से सब्जियां लाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले आया हूँ। अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे मर गई रे मर गई, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घर से टहलने निकली थी तो पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था। हाय लगता है मेरी हड्डी चटक गई। हाय रे मर गई रे मर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन माँ जी, यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा? इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्त होने की यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हुआ है ना, सब तेरे कारण ही हुआ है। ना तो तू उस घर में सीलन की बदबू की शिकायत करती, ना तू घर छोटाए छोटाए की रट लगाए रखती। माँ जी, अब सारा इल्जाम मुझे अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख, तू अब मेरा दिमाग खराब मत कर और मेरे बेटे को फोन कर, अब वही ले जाएगा मुझे। रणजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नदी का पानी अब और भी बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। माँ, बरसात में तो शहरों के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं, और फिर ये तो नदी का किनारा है, तो कुछ दिन तो कीचड़ रहेगी ही। अब घर के बाहर कीचड़ होने से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी रूही कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है, जिसे देख रूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
मम्मी मम्मी सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रणविजय जैसे तैसे उस सांप को बाहर फेंकता है। हाय मेरी बच्ची, ये ना जाने कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गए हम। हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं न की जी। अरे तो घबरा क्यों रही हो? हमने शहर वाला मकान बेचा थोड़ी ना, किराए पर ही दिया। इसको बेचकर वापस वहीं चले जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक नदी का पानी काफी बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य ने बांध का पानी छोड़ा है और निचले इलाकों और नदी किनारे बसे घरों का बाढ़ में डूबने का घर है। फिर उनके घर एक नोटिस आता है। क्या लिखा है इसमें? माँ, इसमें लिखा है कि हमें जल्दी से घर खाली करना होगा, और अगर ये घर खाली नहीं किया तो पड़ोसी राज्य से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इतने पैसे लगाए हैं इसे बनाने में। माँ, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। जान रहेगी तो ही रह पाएंगे ना इस घर में। चलो हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। हमारा राज नहीं चल रहा मैडम। पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से तो 1 साल का किराया हमें उनको देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही कहीं और रहना होगा। अब वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ हर वक्त मकान मालिक की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं। फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर में वापस लौट आते हैं। माँ जी, हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ। चुप कर तू, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो। अब जो है जैसा है हम यहीं रहेंगे। यही हमारा घर है अब, और यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पति के आगे अब अंजलि भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी अब वहीं रहने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।